हॉरिजॉन्टल प्लेन में बैठा हुआ है ना, ये तो कॉइन है, तो कॉइन में नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, इसलिए म्यू mg मैंने लिख दिया। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन ही तो तुम्हें तुम्हारा ओमेगा डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के जगह में, क्योंकि यही तुम्हारा सेंटीमीटर या तो फुगल, अभी जो भी बोलो वही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, फिजिकल टू म्यू mg लिख सकते हैं ना। तो m ने m को मारा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r फिजिकल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू जी आर, ठीक है। ये पहला इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या पता चलेगा कि हमें x डिस्टेंस दूर इसको रखना है, ठीक है। जब x डिस्टेंस दूर इसको रखोगे तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग PYQs को सॉल्व करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन के जितना भी टॉपिक्स था सब कुछ हम लोग ने कवर किया है, और PYQ हमारे पास अभी रह गया था, तो PYQs को भी आज सॉल्व कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग PYQs के कुछ क्वेश्चन, साथ में ऑफलाइन शीट्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और साथ में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टॉपिक लेफ्ट ओवर है उसको हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन का, फिर हम लोग डायनामिक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अगर देखोगे तो उसमें आएगा तुम्हारा PYQs के साथ साथ हमारे पास आएगा ऑफलाइन के कुछ मटेरियल्स, तो उसमें तुम्हें अच्छे से मन लगा के तुम्हें सॉल्व करना है। आज हम लोग पूरा जेई और नीट के जितना भी अभी PYQs आया था रिसेंट ईयर्स में, सब कुछ आज हम लोग खत्म कर लेंगे, और उसके बाद लेक्चर 5 में जरूर आना, क्योंकि उसमें और शानदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डायनामिक स्टार्ट कर देंगे लेक्चर नंबर 6 से, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नीट और जेई के जितना भी रिसेंट ईयर PYQs है सबको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, इन द गिवन फिगर एक्सेलरेशन दिया है। जितना भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, उसको ही मैंने उठाया है, ठीक है, क्योंकि बाकी अगर देखोगे तो लाइन में बहुत सेम था क्वेश्चन था, बट मैंने वही उठाया जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें स्पीड बताना है कि इस इंस्टेंट में हमें स्पीड बताना है, गिवन दैट जो इसका एक्सेलरेशन है ना उसका नेट एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है, ये नेट हो जाएगा, ये नेट एक्सेलरेशन है जो बता रहा है कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेट एक्सेलरेशन बता के दिया है तुम्हें कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, बट वो ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो मतलब इसमें अगर देखोगे तो उसका दो कंपोनेंट आएगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इस इंस्टेंट में उसने रेडियस के साथ 30 डिग्री बनाया, तो मतलब इस तरफ एक उसका कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ठीक है। तो सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा इस एक्सेलरेशन का वही तो तुम्हारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बन जाएगा, खत्म। आंसर देखो कितना इजी है। ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ही जब हम लोग क्या करते हैं कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो ये सेंटर की तरफ आता है, मतलब यही तुम्हारा ऐसी हो जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट हमें तो ऐसी चाहिए था, तो ऐसी का वैल्यू आता है तुम्हारा v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए ना इस पॉइंट का, तो ऐसी के जगह में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, v स्क्वायर बाई आर। तो चलो पहले इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया हुआ था, ये अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये तो तुम आराम से निकाल लोगे कि इधर पे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा a cos 30 आ जाएगा, ठीक है। तो a cos 30 शुड बी इक्वल टू तुम्हारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो a दिया हुआ है 15, cos 30 तुम्हें पता है √3/2 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसी हमारा है v स्क्वायर बाई आर, और r मतलब रेडियस दिया है क्या 2.5 है, बता दो 2.5 का मतलब होता है 5/2, मतलब 2/5 इधर पे मैं बिठा सकता हूँ, ठीक है। इधर पे 5/2 बिठा दिया आर के जगह में, तो 2/5 हो जाएगा, और ऐसे, ठीक है। तो ये तो और 75/4 आ जाएगा ये, और ये √3 आने वाला है, और ये v स्क्वायर आने वाला है, तो v का जो भी वैल्यू आएगा वो इधर से देखोगे तो आ जाएगा √75/4 √3, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करना, मुझे जितना याद आ रहा है कि ये 5.7 मीटर पर सेकेंड आता है इसका आंसर, ठीक है। तुम बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो रूट तुम्हें निकालना आता है, ठीक है, एग्जाम में बैठ के भी तुम रूट निकाल सकते हो ना, किसी भी अगर अननोन रूट आया, अननोन अगर तुम्हें
कुछ भी नंबर का अगर निकालना है, जैसे कि लेट्स से √75, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि इस नंबर को दो नंबर में क्या करते हैं, प्लस या तो माइनस देके हम लोग दो नंबर में उसको क्या करते हैं, प्लस या तो माइनस में लिख लेते। बट उसमें एक नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें पता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर अगर ये पता है ना, ये अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर पता है, बट ये क्या होना चाहिए, ये 75 के बहुत क्लोज होना चाहिए, तो ही तुम्हारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा अप्रॉक्स मतलब क्लोजर आएगा, डिसीजन एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ये वाई हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे तोड़ते तोड़ते हैं, क्योंकि एक्स का परफेक्ट तुम्हें पता है, परफेक्ट स्क्वायर है वो पता है तुम्हें कितना होगा, और प्लस माइनस हम लोग क्या करेंगे, वाई डिवाइडेड बाई, तो बार क्या कर देंगे, वाई डिवाइडेड बाई 2√x हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है। तो 75 को तुम तोड़ो, 75 को तुम क्या लिख सकते हो, 64 प्लस कितना लिख सकते हो, 64 प्लस 11 लिख सकते हो। बट क्या मैं इसको 81 माइनस 6 नहीं लिख सकता हूँ, 81 माइनस 6 लिखने से कितना आएगा, 75 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्लोजर है। तुम इसको 64 प्लस 11 अगर लिखोगे तो 64 11 उसका क्या है, गैप है। बट इसमें अगर देखो 81 से 6 का ही गैप है, तो इसलिए ये लिखेंगे। और इसमें अगर लिखोगे तो √81 माइनस क्या हो जाएगा, 6, यही वाई है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ √81। 81 तुम्हें पता है कि 9 होता है, तो 9 और ये काटो तो ये 3 हो जाएगा, और ये फिर से 9 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा इधर। 1/3 तुम्हें पता होगा कि कितना होता है, 0.33, और उसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे मैंने एग्जांपल दे दिया तुम्हें कि अगर अननोन नंबर हुआ आया और उसका अगर रूट निकालना है तो ये तरीका है, ठीक है। ये बेसिक मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तरीका से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। अच्छा, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर देखो दिया हुआ है, आई कैप और जे कैप दोनों में है, आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये तो हमें समझ आ गया, ये 2D वाला है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर बता रहा है, ये जो पोजीशन वेक्टर दिया है। एक्सिलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन बताना है, टुवर्ड्स ओरिजिन हो रहा है या डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस देखोगे तो सेम है, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का। वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन बता रहा है कि बोथ परपेंडिकुलर टू आर है क्या, और वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर है कि नहीं, मतलब वेलोसिटी एक्सिलरेशन और आर के बारे में बात हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, ये 2D मोशन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं उसको एक बार चेक कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, सर्कुलर मोशन है कि नहीं ये, इसको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इधर पे देखो x जो है ना वो दिया हुआ है cos ओमेगा t आई कैप, ठीक है, और y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है तुम्हारा sin ओमेगा t जे कैप। इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि x और y को अगर स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देख लो, cos स्क्वायर ओमेगा t और sin स्क्वायर ओमेगा t करने से आंसर कितना आता है, 1 आता है, 1, ठीक है। तो इधर से हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर होता है ना, यही तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। तो मतलब ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये तो हमें सेटिस्फाई हो गया। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन अगर इसका सेंटर है, ओरिजिन अगर इसका सेंटर है, ठीक है, तो देखो ओरिजिन इसका सेंटर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर में ये इक्वेशन को क्या किया है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन ही उसका। देखो इस इक्वेशन में हमें पता है कि जब ओरिजिन, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें मैथ्स आता है तो ओरिजिन 0,0 में जब होता है ना, तभी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। नहीं तो x माइनस ए होल, ऐसा ऐसा लिखना पड़ता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस या तो एस स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। तो ओरिजिन अगर इसमें होता है ना, तो ओरिजिन के टुवर्ड्स ही तो हमेशा एक्सेलरेशन होता है, सेंटीमीटर वाला। फिर भी हमें अगर ये नहीं पता है, सोचो कि तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या है, तो आर तो दिया है ना, आर से भी निकाल लो dr/dt करके, ठीक है, आर से भी निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने तो तुम्हें बस सिखा दिया कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ए का हर एक वर्ड क्या है, करेक्ट है इधर पे, और हमें ट्रू वाला स्टेटमेंट इधर ढूंढना है। तो बाकी तो नहीं पढ़ने से भी चलेगा, क्योंकि ए करेक्ट है। तो dr/dt अगर इधर पे करोगे ना तो कितना आ जाएगा, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी अगर देखोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos ओमेगा को हम लोग sin ओमेगा टी लिखेंगे पहले, और ओमेगा एक बाहर आएगा, इसलिए माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हो, और आई के पाएगा। और प्लस अगर देखोगे तो साइन का आ जाएगा तुम्हारा
कॉस ओमेगा टी, और साथ में एक ओमेगा आएगा और जे कैप आएगा। ठीक है, ये आने वाला है। और एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो कितना आएगा, एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो v जो भी आया है उसको तुम क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ओमेगा तो रहने ही वाला है, और एक ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस में चला जाएगा। इसमें देखो एक माइनस आ जाएगा क्योंकि ये ओमेगा है, और एक ओमेगा आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा। ये जे के पाने वाला है और ये आई के पाया था। इधर से अगर देखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये कॉस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के, हम लोग इसको, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये जो माइनस है, ओमेगा स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, बट ये देखो ये आर वेक्टर आ गया फिर से। मतलब ए जो है ना वो आर पे डिपेंड कर रहा है, गिवन दैट ए जो है वो आर पे तो डिपेंड कर रहा है, गिवन दैट ए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये देखो माइनस पे डिपेंड कर रहा है तो एंटी पैरेलल है, ए और आर क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। समझ आ गया, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि आर हमेशा ओरिजिन से इस तरफ जा रहा है, मतलब रेडियस हमेशा दूर जाता है, एक्सेलरेशन पास आ रहा है। ठीक है, ओरिजिन के तरफ आ रहा है, इसलिए ये एंटी पैरेलल भी मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा, वेलोसिटी का अगर तुम्हें पता करना है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर है कि नहीं, देखो ऑप्शन में आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो वेलोसिटी का जो भी इक्वेशन आया ना तो मन मन में आर के साथ डॉट कर लो, डॉट डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो वी डॉट आर कर लो तो कितना आ रहा है, मन मन में कर लो। वी डॉट आर, आर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये आर लिखा हुआ है और ये वी लिखा हुआ है, इन दोनों को डॉट करो तो कितना आएगा, इन दोनों को डॉट करो, देखो ये और इसको डॉट करो तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये और माइनस में है तो माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ओमेगा, और इसको जब डॉट करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, दोनों सेम टर्म आ रहा है, मतलब आंसर जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, वी इज परपेंडिकुलर टू आर। तो देखो दोनों ही ऑप्शन मैंने इधर पे तुम्हें प्रूव करके दे दिया, सर्कुलर मोशन से भी मैंने तुम्हें समझा के दिया है, तो इससे ही तुम्हें ये ऑप्शन को टिक मार देना था। ठीक है, फिर चलो आगे। देखो ये जेई में भी ऐसा ही क्वेश्चन, इसको क्या किया है, रिपीट किया है, बस इसलिए मैंने इसको लाया। तो देखो 2020 में ये नीट 16 का चीज पूरा रिपीट हुआ है। ये पार्टिकल मूव सच दैट, इसका जो भी पोजीशन वेक्टर है वो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप है, where omega is a constant and t is time, then which of the following statements is true for velocity and acceleration of the particle? Velocity and acceleration both are perpendicular to r, ये तो गलत है। वेलोसिटी सिर्फ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, नहीं ये भी गलत है, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड आर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, यही करेक्ट है, ये तो अभी हम लोग ने प्रूफ किया था। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर बट अवे फ्रॉम द, नहीं ये गलत है। समझ आ रहा है, ये 20 में आया था, वो नीट 16 का था। ठीक है, तो इधर से हमें क्या पता चला था कि v और r को जब निकालते हैं ना तो आंसर जीरो आता है। इससे हमें पता चलता है v क्या हो जाता है, v इज परपेंडिकुलर, v क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू r, इस वजह से होता है क्योंकि v इज परपेंडिकुलर r, इस वजह से होता है क्योंकि v इधर से निकाल लो डिफरेंशिएट मार के और r के साथ डॉट कर लो तो आंसर तुम्हारा जीरो आता है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और टुवर्ड्स द कैसे आता है, क्योंकि जब हम लोग प्रूव करते हैं ना तो एक्सेलरेशन जो आता है ना वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है, इससे हमें पता चलता है आर और ए का जो डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव से डिसाइड हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period इतना, the acceleration of the particle is, acceleration निकालना है पार्टिकल का। ठीक है, A particle moves in a circle of radius 5 centimeter, रेडियस दिया हुआ है, सर्कल में घूम रहा है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। देखो कांस्टेंट स्पीड अगर दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया है तो तुम्हें डायरेक्ट टाइम पीरियड को हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस बाई स्पीड लिखना होता है। इधर से स्पीड हमें मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई, आर के जगह में देखो कितना दिया हुआ है, आर के जगह में 5 सेंटीमीटर, 5 को लिख दो 5/100। ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए सब कुछ, और डिवाइडेड बाई, और तुम्हें कितना चाहिए अभी, देखो ये टाइम आ जाएगा, देखो v इस साइड तो टाइम नीचे, टाइम कितना दिया है 0.2 पाई, पाई ने पाई को मारा, 2/10 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा, पाई पाई कैंसिल, ये 5 बाई क्या हो जाएगा 100, तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये v आ गया, और v अगर आ गया
तो हमारे पास देखो एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये देखो ना, ये जो v आया ना, ये तो यूनिफॉर्म है, ये तो कांस्टेंट है। तो v अगर कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला आएगा, 80 आएगा क्या? नहीं, 80 तो जीरो आएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। 80 ना आके क्या आएगा, एसी आएगा बस हमारे पास। क्या आएगा, एसी आएगा, और एसी हमेशा सेंटर की तरफ आता है, और उसका जो वैल्यू आता है वो आता है वी स्क्वायर बाई आर। ये तो हमें पता ही है, बस हो गया वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे वी हमें पता चल गया 0.5 इंटू 0.5, और आर हमें पता है पहले से कितना होता है 0.05। ठीक है, आर हमें पहले से पता है 0.05 या 5/100 लिख देता हूँ। 100 ऊपर जाएगा तो 25 बनाएगा वो, और बाई 5 हो जाएगा, तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना। आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था। गलत तो नहीं क्या? अच्छा, स्क्वायर तो वी तो हम लोग ने निकाला है, ये 0.5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/100। 100 ऊपर जाएगा, 5 बनेगा, 5 से डिवाइड होगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यही होना चाहिए, तो मीटर स्क्वायर कर देना। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देना। फिर चलो आगे, ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस। देखो ये 25 का है, और इसमें रोलिंग दिखाई दे रहा है मुझे, मे भी रोलिंग मोशन का कुछ हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत समझा के दे दूंगा। सर्कुलर मोशन का कर रहे, ठीक है, रोलिंग मोशन मतलब रोटेशन में हमें पता है, रोलिंग मोशन का अलग हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर्स बनाएंगे। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑन द हाइएस्ट पॉइंट of the rim is 8 meter per second. The speed of the particle on the rim of the wheel at the same level as center of the wheel will be. देखो थोड़ा समझने का ट्राई करो। देखो हमें ये बताया गया है कि रोलिंग मोशन का पहले मतलब ये समझ लो कि रोलिंग मोशन जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा, ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ देखो पहली बात एक पॉइंट से वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट से वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और इसका कुछ सेंटर रहेगा। रोलिंग मोशन का मतलब ये होता है कि ये घूमेगा भी, कितना से घूमेगा, ओमेगा से। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब पूरा सेंटर, अभी के लिए तुम्हारे लिए सेंटर, तो उसका जो सेंटर होता है उसका लेट्स से वेलोसिटी या तो स्पीड आगे की तरफ होता है v, मतलब ये आगे भी जा रहा है, घूम घूम के आगे जा रहा है। ठीक है, घूम घूम के आगे जा रहा है। ठीक है, अच्छा घूम घूम के अगर ये आगे जा रहा है, तो ये जो इसका वेलोसिटी होता है ना, इसका वेलोसिटी अभी कितना है, v है ना, वो v हर एक पॉइंट में कॉपी हो जाता है, मतलब इस पॉइंट में भी कॉपी हो जाएगा, इस पॉइंट में भी v कॉपी हो जाएगा, और इस पॉइंट में भी तुम्हारा v कॉपी हो जाएगा, इस पॉइंट में भी v कॉपी हो जाएगा, इस पॉइंट में भी v आगे की तरफ कॉपी हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया, जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट में आगे की तरफ कॉपी हो जाता है, मतलब जिस तरफ भी उसका रहेगा उस तरफ वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि ओमेगा है मतलब ये घूमेगा, और घूमेगा मतलब देखना, ये जब घूमेगा तब उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसी तरफ जा रहा है तो ये आगे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, आगे की तरफ ही नहीं, इसमें देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट में ऑपोजिट में लगेगा। ये देखो ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट में टेंजेंट ऐसे बनेगा, समझ आ रहा है, इस पॉइंट में टेंजेंट ऐसे बनेगा, और ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट में अगर टेंजेंट देखोगे तो ऐसे बनेगा। तो हर पॉइंट में टेंजेंशियल, देखो ये ऐसे घूम रहा था तो इसलिए इसमें नीचे लगा है, तो हर एक पॉइंट में ये घूमने की वजह से ये जो ओमेगा है उसके वजह से एक क्या आएगा, हर एक पॉइंट में क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, वो वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं आर ओमेगा। देखो इसका जो रेडियस होगा, इसका जितना भी रेडियस होगा, और ये जितना भी ओमेगा से घूम रहा है वो आर ओमेगा हर एक पॉइंट में आता है। आर ओमेगा, इस पॉइंट में भी आर ओमेगा आएगा, हर एक पॉइंट में आर ओमेगा क्या होता है, इंक्लूड होता है, बट अलग अलग डायरेक्शन है सब पॉइंट का, देख लो। बट ज्यादातर जो भी हम लोग हमारे सिलेबस में जो ज्यादातर चीज होता है उसमें देखना, प्योर रोलिंग हम लोग बोलते हैं एक वर्ड। प्योर रोलिंग का मतलब ये होगा, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, प्योर रोलिंग पढ़ते हैं ज्यादातर, प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि आगे का वेलोसिटी और पीछे का वेलोसिटी जब इक्वल हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमेशा आगे का वेलोसिटी और पीछे का वेलोसिटी जब इक्वल हो जाता है, मतलब v इजिकल टू आर ओमेगा जब हो जाता है, तब इसको हम लोग प्योर रोलिंग बोलते हैं। प्योर रोलिंग में v इजिकल टू क्या हो जाता है, आर ओमेगा हो जाता है, मतलब जो सेंटर का जो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी आगे की तरफ रहता है, और घूमने की वजह से जो पीछे के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, वो इक्वल हो जाता है, मतलब इस पॉइंट में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, रिलेटिव मोशन नहीं आता है। ठीक है, प्योर रोलिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं लगता है,
रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके वजह से रिलेटिव मोशन को जीरो करने के लिए आगे की तरफ और पीछे की तरफ का वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मतलब बस ऐसे देखो, टच करके ऐसे उठ जाएगा। देखो टच करके ऐसे घिसेगा नहीं, घिसने से इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं लगता है, और फ्रिक्शन नहीं लगता है मतलब v इजिकल टू आर ओमेगा हो सकता है। मतलब जब ये v इजिकल टू आर ओमेगा हो जाएगा, मतलब आर ओमेगा को भी v लिख सकता हूँ, ये इसको भी v लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है? ये तो v था, इस आर ओमेगा को भी v लिख सकता हूँ, इस आर ओमेगा को v लिख सकता हूँ। तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट में एक v है और एक v है। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर मैं डायग्राम फिर से बनाऊं, टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर मैं डायग्राम फिर से बनाऊं, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये v और v मिलके इधर पे 2v आ चुका है। इधर पे तुम्हें मिलेगा कि ये v और ये v मिलके इस पॉइंट में आ चुका है, √2v आ चुका है। ठीक है, तो हमें यही बताया गया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इधर से v का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 4, कितना मिल चुका है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट में देखो सेंटर के बोला है कि एग्जैक्ट ठीक आगे का पॉइंट जो है रिम व्हील में, उस पॉइंट का निकालना है। उस पॉइंट का कितना हो जाएगा, √2v। अभी v कितना मिला है हमें, v हमें मिला है 4। आंसर इज 4 2। कितना हो जाएगा आंसर, 4√2 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट का तुम्हारा स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ द व्हील। देखो सेंटर ऑफ द व्हील ये है, और सेंटर से सेम लेवल अगर देखोगे ना तो ये पॉइंट है। समझ आया? मैंने इधर पे थोड़ा बहुत तुम्हें प्योर रोलिंग बता दिया क्या होता है। प्योर रोलिंग मतलब, पहली बात रोलिंग मतलब क्या होता है, पहले रोलिंग मतलब समझाया। रोलिंग मतलब एक बॉडी के पास उसका सेंटर की तरफ क्या आएगा, सेंटर की तरफ एक वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो सेंटर वाला वेलोसिटी हर एक पॉइंट में सेम सेम क्या हो जाता है, विदाउट उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना होके हर एक पॉइंट में सेम सेम v आगे की तरफ दे दो। ठीक है, और क्या होता है, क्योंकि ये घूम रहा है जिसके वजह से ओमेगा की वजह से एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर ओमेगा आता है। कितना आता है, आर ओमेगा हर जगह मैंने लगा दिया। फिर मैंने तुम्हें प्योर रोलिंग बताया। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, उसके आगे का वेलोसिटी और पीछे का वेलोसिटी बराबर होना पड़ता है, क्योंकि इस पॉइंट में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। फ्रिक्शन नहीं लगता मतलब रिलेटिव मोशन जीरो है। रिलेटिव मोशन जीरो का मतलब आगे का वेलोसिटी और पीछे का वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा, नहीं तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। प्योर रोलिंग नहीं होता है तब। ठीक है, तो मतलब v इजिकल टू आर ओमेगा होना जरूरी था। तो मतलब ऊपर वाला अगर पॉइंट देखोगे, इसमें आर ओमेगा सेम डायरेक्शन में था ना, तो इसलिए आर ओमेगा को v लिख दिया मैंने, तो v2 हो गया। इसमें अगर देखोगे इसमें v लिख दिया, हर जगह में मैंने v लिख दिया। तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर तुम देखोगे 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में एक्चुअली कितना है, जो सेंटर में है उसका ट्वाइस है। सेंटर में कितना है, हाँ ये हाईएस्ट पॉइंट का दिया है क्या, ये हाँ हाईएस्ट पॉइंट में 2v है। तो इस पॉइंट में कितना हो जाएगा, इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में 2v है ना, तो v का वैल्यू, v मतलब ये सेंटर जो होता है ना, सेंटर का v इस पॉइंट में 2v होता है। सेंटर का v होने से इस पॉइंट में 2v होता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में 2v होता है। तो ये v कितना हो गया, 4 हो गया। और इस पॉइंट में हमें निकालना था, सेम लेवल में निकालना था इस पॉइंट में। ये अगर v हुआ तो ये v होगा, क्यों, क्योंकि v इजिकल टू आर ओमेगा था। ये v तो √2v हो जाएगा। और v तो हम लोग ने जो दिया था ना उधर से निकाल दिया, इधर बिठा दिया, 4√2 इज द आंसर। ठीक है, 4√2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट लगा है बट इजी है, क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन सीखना था, तो इसलिए इसको करवा दिया मैंने अभी। चलो आगे। A sportsman runs around a circular track of radius r such that he uh, travels traverse the path। देखो ए से बी गया, ए से बी गया। ठीक है, ये देखो ये जो उसने ट्रेवल जो किया है ना पाथ, दैट इज ए बी, ए बी ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ऐसे ही लिखा हुआ था ए बी ए बी। तुम्हें उसको ऐसा समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम कैसे इसको समझोगे। तुम्हें ऐसा समझना पड़ेगा, ए से बी गया होगा, बी से फिर से ए आया होगा, और ए से फिर से बी गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिया था, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ए से बी गया होगा, फिर बी से ए आना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर से ए कैसे, तो बी से ए आया होगा। ठीक है, बी से ए आया होगा और फिर से उसने ए से बी गया। ठीक है, फिर से उसने इधर से इधर, ठीक है, इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, इधर से इधर फिर से गया। तो तुम्हें अच्छा ये करना है क्या हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो 25 में ये पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए अभी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो तुम इतना बता ही दोगे, क्योंकि ए टू बी जाने में, ए टू बी और फिर से
B2A, देखो पहले A2B फिर B2A, उसमें ही 2 पाई आर हो गया था तुम्हारा डिस्टेंस कवर, और साथ में फिर से तुमने पाई आर होगा ना, फिर से पाई आर गया ना, फिर से A2B गया ना पाई आर, तो तुम्हारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3 पाई आर। ठीक है, रेडियस अगर आर है तो 3 पाई आर तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे, इतना तो इजी है, डिस्प्लेसमेंट तो दैट ये हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट दैट ये हो गया, दैट इज ट्वाइस आर हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डायमीटर के बराबर आ गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इधर पे क्या आ जाएगा, डायामीटर के बराबर आ जाएगा, और इसका जो आंसर आने वाला है इज ट्वाइस आर। ठीक है, बहुत सिंपल है, घर में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर does cycling smoothly on a circular track of radius 9 meter and completes 120 रिजोल्यूशन नहीं होगा, ये रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, ये रिवोल्यूशन होना चाहिए इन 3 मिनट्स। ठीक है, 120 रिवोल्यूशन, 120 रिवोल्यूशन इन 3 मिनट। तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में तो 40 आ जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 40 रिवोल्यूशन। ठीक है, 1 मिनट में 40 आ जाएगा, बट हमें तो चाहिए 1 मिनट में, ये मतलब 1 मिनट में आ गया, मतलब ये 40 आरपीएस आ गया, समझ आ गया, आरपीएम आ गया, सॉरी आरपीएम आ गया, और आरपीएम से 60 से जब डिवाइड करते हो तो आरपीएस में आ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज, मंकी का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा ओमेगा, अगर मिल जाए तो ओमेगा स्क्वायर आर कर देंगे बस। ठीक है, और ओमेगा मिलने के लिए पहले ये आरपीएस में ये फ्रीक्वेंसी आया है, ये फ्रीक्वेंसी आया है, अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाता है तो ओमेगा कैसे हम लोग को निकालना है, ओमेगा आता है तुम्हारा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू के जगह में 40/60 रखना, क्योंकि 1 मिनट का निकालना होता है, और उसके बाद तुम्हें सेकंड में बताना होता है, 1 सेकंड वाला, तो 1 सेकंड वाला अगर बताओगे तो पाई 3 आने वाला है, तो 4 पाई/3। ठीक है, तो ए सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई/3। देखो इधर से 4 पाई/3 आ रहा है ना, 4 पाई/3 रेड पर सेकेंड, ये होता है तुम्हारा ओमेगा का यूनिट। तो ये आ गया, और इनटू आर के जगह में कुछ है क्या हमारे पास बिठाने के लिए, 9 मीटर है, तो 9 को 9 ने मारा तो ये आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एसी का वैल्यू आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर। एसी का वैल्यू कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पाई स्क्वायर का वैल्यू, अगर ऑप्शंस देख लेना, पाई स्क्वायर को हम लोग 10 भी ले लेते अप्रोक्सीमेटली, तो 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ओमेगा दिया हुआ था, ओमेगा को निकालना पड़ा, ओमेगा नहीं दिया था एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया, आरपीएस में निकालना पड़ता है। ठीक है, आरपीएम में नहीं, और फ्रीक्वेंसी निकाल के हमें ऐसे में डालना था ओमेगा स्क्वायर आर, वेलोसिटी नहीं दिया है इसलिए ओमेगा का इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, सिंपल है, चलो आगे। A cyclist starts from the point P of a circular ground of radius 2 km and travels along its circumference to the point S। ऐसे P से स्टार्ट करके S में गया है, हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आ रही है यार, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमें बस इधर से क्या करना है, S में जाना है, तो तुम्हें चाहिए था डिस्प्लेसमेंट। देखो सर्कुलर मोशन है इसलिए कुछ भी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये तो आता है हमें, तो हम लोग ने काइनेमेटिक्स में सॉल्व कर लिया था जल्दी जल्दी। तो ये P है, ये S है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। ठीक है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन है इसलिए कुछ भी पूछ रहे, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट मान के का आंसर निकाल लेना। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आंसर बताओ कितना हो जाएगा, आंसर 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 तो चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल 2 किलोमीटर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, अरे ये तो 1 सेकंड का है। 2 किलोमीटर रेडियस है, ये रेडियस ये जो है ये हमारा 2 किलोमीटर है, मीटर नहीं, 2 किलोमीटर है, और ये जो है ये भी हमारा 2 किलोमीटर है, तो 2 का ये कितना आ जाएगा, 2√2, कितना आ जाएगा 2√2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट इधर अगर निकालना है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इधर पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इधर पे पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना इधर पे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज चाहिए था हमें। तो आर अगर देखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इस जगह पे आ जाएगा 2√2 तो मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, चलो लिख लो। एज शोन इन द फिगर a particle is moving with constant speed pi, ठीक है, considering its motion from A to B the magnitude of average velocity। अगर तुम्हें याद है काइनेमेटिक्स में ही हमने ये बात कर लिया था इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। ये एक्चुअली हम लोग ने इसका इक्वेशन ही प्रूव कर दिया था। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से इसको एक बार प्रूव करके दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमें। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल कितना टाइम लगा है। ठीक है, ये तो चाहिए होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे बता दो, 120 घूमने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। देखो अभी ये इधर पे है, पहले ये इधर पे था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये आ जाएगा ना, पहले कहाँ पे था, इधर था, और अभी इधर पे है, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट A to B। तो ये डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो भी हम लोग ने निकाला था, डिस्प्लेसमेंट जो भी हम लोग ने निकाला था वो था तुम्हारा 2r sin थीटा बाई 2। सर ये कैसे आया, ये भी मैंने तुम्हें सिखाया था, ये कैसे आया। इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर पे खींचना पड़ता है। सिर्फ तुम एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर पे खींच देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा ये, तो ये जब बाइसेक्ट करेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये r है। ठीक है, ये पूरा थीटा होने से ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये अगर r है तो इसका देखोगे, r का अगर देखोगे r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो ये पोर्शन जो आ जाएगा ये r sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसके वजह से भी देखोगे तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, r sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो हमारा होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा। देखो इधर से इधर जाने में टाइम कितना लगा, देखो स्पीड हमें पता है, स्पीड हमें v दिया, पाई दिया हुआ है, पाई। तो टाइम इक्वल टू हमेशा होता है 2 पाई, ये टाइम पीरियड है, हमें तो ये टाइम चाहिए कि इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू हमेशा होता है डिस्टेंस जितना गया और डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इधर से इधर डिस्टेंस कितना गया, अगर ये 120 है तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यस, ये लेट से अभी ये थीटा, अभी थीटा मान के चल रहे सब, ये अगर थीटा होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस आर है तो मैं डिस्टेंस को आर थीटा मान सकता हूँ। देखो ये तुम्हें पता है ना। ठीक है, आर अगर रेडियस है, अगर थीटा एंगल घुमा है तो डिस्टेंस और तुम्हारा थीटा के बीच का जो रिलेशन है दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, क्या पता है हमें, आर थीटा जाएगा, तो इसका लेंथ जितना उसने कवर किया दैट इज आर थीटा, और स्पीड कितना है, पाई है, अभी के लिए वी लिख कर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हारा क्या एक फॉर्मूला निकल जाए इधर से। तो टाइम के जगह में हम लोग बिठाएंगे, टाइम मतलब पूरा टाइम नहीं, कोई कोई इधर पे टाइम तुम्हारा टाइम पीरियड बिठा देगा। टाइम पीरियड थोड़ी है, ये सम एंगल जाने के बाद, टाइम पीरियड मतलब पूरा घूमने के आने में कितना टाइम लगा, ये तो कुछ एंगल जाने के बाद। तो आर थीटा बाई बी, आर थीटा बाई बी अगर देखोगे तो हमारे पास आर आर कैंसिल हो जाएगा और ये वी ऊपर जाएगा, तो 2v साइन थीटा बाई टू बट बाई थीटा। बट इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम लोग इसको, उस 2 को भी तुम नीचे लेके आओ तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये 2 को भी नीचे लेके आओ तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, मतलब इधर जितना इधर जितना। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा वी एवरेज। थीटा को हमेशा किस में रखोगे, रेडियन में रख देना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आंसर। पे थीटा को इज इन रेडियन ही रखना है तुम्हें, एंगल मत बिठा देना। हो गया, इधर पे बिठाओ, आंसर निकालो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी वी एवरेज, जो भी आएगा उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, वी हमारे पास दिया हुआ है पाई, वी मतलब इधर का स्पीड, वो पाई दिया हुआ है, और साइन में अगर देखोगे ना तो 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्यों 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 120 दिया हुआ था, तो 120 बाई 2 मतलब 60 हो जाएगा, तो ये 60 आ गया। और नीचे अगर देखोगे 120 बाई
60 आएगा, बट 60 का रेडियन में लिखना पड़ेगा। रेडियन में, साइन के अंदर रेडियन नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि साइन का डिग्री हमें पता है। तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं ना उसको। तो पाई पाई कैंसिल, 3 ऊपर गया, और साइन 60 को हाफ लिख सकते हैं, तो 3/2 आ जाएगा आंसर। 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इधर पे आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट इधर पे जो मेथड जो मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स में सिखाया था, ठीक है, वो तुम्हें इधर पे याद रखना है, दैट इज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो काइनेमेटिक्स फिर से तुम्हें रिवाइज करना चाहिए। अभी टाइम आ चुका है, अभी रिवाइज करना चाहिए, बहुत चैप्टर हो चुका है, इसलिए रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर चलो आगे। A child of mass 5 kg is going round a merry-go-round that makes one rotation in 3.14 seconds. The radius of the merry-go-round is 2 meter. The centrifugal force हमें चाहिए of the child will be। ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया था सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल में डिफरेंस। सेंट्रीफ्यूगल इसलिए बता रहा है क्योंकि तुम भी उस मेरीगो में हो, मतलब तुम अगर उसी सिस्टम का पार्ट हो जिस सिस्टम, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिस सिस्टम में तुम एक्सेलरेशन तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसी सिस्टम का ही अगर तुम पार्ट हो, उसी सिस्टम में अगर बैठ के तुम उसको देख रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंटीपिटल हमेशा बाहर से देखने से सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, जैसे कि अगर ये सेंटर की तरफ मैंने इधर पे एसी लगाया, तो इसका मतलब मैं बाहर से उसको देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बाहर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सेंटर की तरफ लगाया। ठीक है, और बाहर से देखने से हमेशा सेंटर की तरफ लगाते हैं, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स। बट उसी सिस्टम में वो अगर घूम रहा है, तुम भी अगर उसके पीछे से घूम रहे हो, या तो उसके प्लेटफॉर्म में चढ़ के घूम रहे हो, ठीक है, एक ही साथ घूम रहे हो, जैसे कि अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस से अगर मेरे ऊपर तुम फोर्स लगाओगे ना, तुम भी अर्थ में हो, मैं भी अर्थ में हूँ, तुम अगर मेरे ऊपर एफबीडी बनाओगे ना, तो हमेशा जो हम मेरा सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन होगा, वो एक्चुअली सेंटर की तरफ नहीं दोगे, उसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बना के ऑपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, क्योंकि जो घूम रहा है उसमें हम लोग अभी है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मतलब अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ, अर्थ को अगर मैं बाहर से देखता हूँ, ठीक है, तो बाहर से तुम अर्थ को देखने से अर्थ का जो भी एफबीडी बनाओगे उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखो सन है, अर्थ अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो बाहर से अगर तुम इस अर्थ का अगर तुम क्या बनाओगे, एफबीडी बनाओगे, तो तुम्हें सेंटर की तरफ दिखाना पड़ेगा कि सन इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तब तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन अगर अर्थ से ही तुम अर्थ का एफबीडी बना रहे हो, तो उसको तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगा, मतलब सूडो फोर्स का काम करता है। ये एक्चुअली सूडो फोर्स ही है और कुछ नहीं। तो ए चाइल्ड ऑफ मास 5 kg, मास कितना है, 5 kg है, इज गोइंग राउंड ए मेरीगो राउंड इट टेक्स वन रोटेशन इन दिस। ठीक है, वन रोटेशन इन 1 रोटेशन इन 3.14 सेकेंड। एक रोटेशन 3.14 सेकेंड। ये मतलब क्या हो गया कि टाइम पीरियड हो गया हमारा, टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया 3.14 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया। क्यों? क्योंकि एक रोटेशन में इतना टाइम लग रहा है, तो एक रोटेशन में जो भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर निकालना है हमें, ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लिखोगे। देखो इसमें सेंटीपिटल नहीं लग रहा है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, मतलब बाहर की तरफ लग रहा है। और ये एफ सी अगर तुम्हें निकालना है, एम बी स्क्वायर बाई आर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर से भी तुम निकाल सकते हो, या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर से भी तुम निकाल सकते, एम ओमेगा स्क्वायर आर से भी तुम निकाल सकते हो। एम बी स्क्वायर बाई आर या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों इधर पे चल जाएगा। तो पहली बात, अगर ओमेगा निकालना है तुम्हें, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, टाइम दिया हुआ है ना, तो ओमेगा निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे कि टाइम तो दिया हुआ है, तो ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी हो जाएगा। तो 2 पाई और कैपिटल टी अगर तुम देखोगे ना, कैपिटल टी इधर पे दिया हुआ है पाई, दैट इज 1 पॉइंट कितना 3.14, मतलब पाई तो हुआ, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पे 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा का वैल्यू हमें पता चल गया। ओमेगा अगर पता चल गया, तो इधर पे मास के जगह में उसका 5 kg रख दोगे, ओमेगा के जगह में 2 स्क्वायर रख दोगे, और रेडियस के जगह में
2 मीटर रख दो तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर के साइड में लग रहा है, ना कि अंदर के साइड में। ठीक है, क्या लग रहा है? बाहर के साइड में लग रहा है, अंदर की तरफ नहीं लग रहा, बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, चलो तो भी देख लेते। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन a circular path when the particle stands by an 90 degree by an angle 90 degree ratio of instantaneous velocity and its average velocity is this the value of x will be। मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स में क्या था हम लोग ने, कि अगर एक पार्टिकल इधर है जिसका अभी लेट्स से स्पीड जो है वो v है, मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड, देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तो ये अगर v है, जब ये इधर से 90 डिग्री जब रोटेट हो चुका है, ये बताया गया है इधर से जब ये 90 डिग्री रोटेट हो चुका है तब स्पीड तो सेम ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री का क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री का क्या दिख रहा है तुम्हें, ये इधर पे 90 डिग्री तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट में, अभी अभी इस पॉइंट में आया ना, तो अभी एवरेज कितना है वो पहले बताना है। वी एवरेज अभी कितना आ जाएगा, वी एवरेज, वी एवरेज का भी फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था, दैट इज वी साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, डायरेक्ट निकालो, या तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम करके निकालो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में यूज करके निकाल लो, दैट इज इधर पे जब 90 डिग्री, थीटा कितना घुमा, 90 घूमने से ये 45 रखोगे, और 90 घूमने से 45 मतलब पाई बाई 4, देखना इसको थीटा को इधर पे रेडियन में रखना होता है, थीटा को रेडियन में रखना। ठीक है, तो इस जगह से तुम्हें आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4v क्या जाएगा, 4v, 4 ऊपर गया 4v, और ये √2 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये v एवरेज आ जाएगा, तो v एवरेज तो हमें मिल चुका है, और इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस क्या होगा, यही तो होगा, यही तो इंस्टेंटेनियस होगा ना। ठीक है, इस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर देखो तो वही होगा, दैट इज v होगा। ठीक है, और तो वेलोसिटी नहीं है उसका, एक ही वेलोसिटी है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसलिए v इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय v एवरेज अगर किसी को चाहिए तो v इंस्टेंटेनियस की जगह में v, क्योंकि उस पॉइंट में v है वेलोसिटी पॉइंट का, और डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो 4v डिवाइडेड 4v √2 पाई, तो इसके वजह से v कैंसिल, √2 पाई बाई 4, √2 पाई बाई 4। ठीक है, इसी चीज को हमें बताया गया है कि पाई बाई, इसी चीज को क्या बताया गया है कि पाई बाई x√2 दिया हुआ है, पाई बाई x, पाई बाई x√2 दिया हुआ है ना, तो इसको इधर से सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, x इधर पे आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, और √2 नीचे आएगा, √2 का 2 आएगा, तो आंसर इज 2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो, v एवरेज का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, अगर आता है तो अभी मैंने करवाया था, ये कैसे हमें सॉल्व करना है, हमें इसको वेरी सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। v एवरेज अगर हमें चाहिए तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट रखना होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और टाइम हम लोग निकालते, और टाइम निकाल के, टाइम कौन सा वाला टाइम निकालोगे, क्योंकि एक डिस्टेंस, टाइम कैसे निकालते, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड कितना है v, डिस्टेंस थीटा, थीटा डिग्री घूमने से डिस्टेंस क्या होता है, r थीटा होता है, तो इधर पे r थीटा बाई v करते हैं, इधर पे आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा और v ऊपर चला जाएगा, तो जिसके वजह से ये v साइन थीटा बाई 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, एक बार जल्दी से सोच के इसको लिख लो। तो देखो इसके बाद, a vehicle of mass 200 kg is moving along a level curved road of radius 70 meter with angular velocity this, सेंटीपिटल फोर्स हमें चाहिए। तो सेंटीपिटल फोर्स तो आसान एक कॉन्सेप्ट है, सेंटीपिटल फोर्स का आसान फॉर्मूला है, दैट इज एफसी को कभी कभी तुम mv²/r लिख सकते हो, और एफसी को जब ओमेगा बताए तो m⍵²r भी लिख सकते हो, दोनों ही तुम्हारे लिए इधर पे वैलिड है। तो इधर पे देखो क्या दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, दिया है हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, और साथ में साथ देखो रेडियस दिया हुआ है, और साथ ही साथ रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 70 मीटर दिया हुआ है, और साथ में तुम्हें ओमेगा दिया है, शायद एंगुलर वेलोसिटी, यस ओमेगा दिया हुआ है 0.2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 0.2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है, तो हमें चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा हमारा
200 kg दिया हुआ था ना, तो 200 ओमेगा का वैल्यू है 0.2 और 2 बार है ना, तो 0.2 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर है तो 2 बार, और इनटू आर के जगह में 70 बिठा देना, ठीक है। इससे क्या आंसर आ रहा है, एक 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 4 हो जाएगा, 280 आ रहा है क्या, 280। एक जीरो कम हो गया, आस ओमेगा स्क्वायर टू आर है, तो इधर पे एक जीरो ज़्यादा हो गया। ये एक जीरो इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2, एक जीरो इसको दे दोगे 2, क्या बन रहा है, तो 2 2 4 4, और ये बन जाएगा तुम्हारा 8 बन जाएगा, 560, सॉरी 560, तो 4 ले लिया था, 8 बन रहा था, 8 560 न्यूटन हो जाएगा तुम्हारा, 560 न्यूटन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल, द स्लिप व्हेन इट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर from the center. If the angular velocity of the table is halved, it will just slip when placed at a distance of dash from the center. मतलब ये filling the blanks हमें इतना x हमें, देखो ये बता रहा है कि एक एक हमारे पास क्या है, कॉइन है प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग टेबल। अच्छा ठीक है, इस ऐसे भी देख लेते हैं, तो ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। ये टेबल घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये लेट से ओमेगा से घूम रहा है, कहां से घूम रहा है, ओमेगा। रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप व्हेन इट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम, मतलब इसको जब 1 सेंटीमीटर दूर रखते हो ना इधर पे इस कॉइन को, तब ये स्लिप हो जाता है, मतलब गिर जाता है। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ्ड, अभी एंगुलर वेलोसिटी, अभी नेक्स्ट कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट कंडीशन में ये बताया गया है कि इसको हाफ कर दिया है, मतलब ये ओमेगा बाई 2, ये ओमेगा बाई 2 होगा। इट विल स्लिप जस्ट व्हेन प्लेस्ड एट, मतलब कितना डिस्टेंस दूर इसको मैं इसको प्लेस करूँ, कितना डिस्टेंस दूर इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ, कितना डिस्टेंस दूर इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ, सो दैट इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द सेंटर। कितना डिस्टेंस में मुझे इसको रखना पड़ेगा, ये इधर पे पूछ रहा है। तो सर इधर पे क्या, इधर पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो देखो इस चीज को अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये सर्कुलर मोशन तुम्हें दिखेगा, यस ये सुन लो, ये सर्कुलर मोशन दिखेगा ना तुम्हें अगर ऊपर से देखोगे। तो अगर अगर ये पॉइंट से तुमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर इस कॉइन को, और क्योंकि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है तो ये तुम्हारा जो कॉइन है वो भी घूमेगा, ठीक है। और अगर तुम इसी फ्रेम से इसको देखोगे तो क्योंकि ये घूम रहा है, तो इसके वजह से तुम्हें इसमें एक सेंटीपिटल फोर्स इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में ही तुम्हें एक सेंटीपिटल फोर्स इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा। बात यह है कि क्योंकि ये घूम रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स तो आएगा, सेंट्रीफ्यूगल आएगा एक्चुअली, ऑपोजिट देखो सेंटर की तरफ ना देखे उस तरफ दिया, क्योंकि उस रेस्पेक्ट टू तुम बोल सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, जिस फ्रेम में तुम बैठे हो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो सेंटीफ्यूगल लगेगा, तो सेंटीफ्यूगल अगर लगेगा इसमें तो इस तरफ लगेगा, दैट इज सेंटीफ्यूगल फोर्स। अभी ये सेंटीफ्यूगल फोर्स कौन सा होगा वो हमें चाहिए, बाहर से देखोगे तो उल्टा लगेगा, बट ये सेंटीफ्यूगल फोर्स कौन सा होगा हमें चाहिए। तो ये सेंटीफ्यूगल फोर्स होगा तुम्हारा फ्रिक्शन। इधर पे फ्रिक्शन का जिक्र उन्होंने नहीं किया है, बस वो फ्रिक्शन होना चाहिए इधर पे, दैट इज दिस सेंटीफिक। और क्या होगा, और कुछ है क्या इधर पे, mg देखो नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये सब उसको घुमा नहीं रहा है, सेंटर की तरफ और कौन आ सकता है, फ्रिक्शन आ सकता है, दोनों प्लेन के बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन ही क्या कर सकता है, इसको इधर पे सर्कुलर मोशन करवा सकता है। पहले वो देखो ये तुम्हें समझ आया कि नहीं बात, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ आ रहा है ना कि फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, इसको हमें देखना है। तो तुम्हें ये समझ आया कि ये कॉइन को अगर ऐसे है तो इसके सेंटर की तरफ, अगर बाहर से देख रहे हो तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन होता है, और इनसे बैठ के देख रहे हो बाहर लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है ना, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बैठा हुआ है ना, ये तो कॉइन है, तो कॉइन में नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, इसलिए म्यू mg मैंने लिख दिया। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन ही तो तुम्हें तुम्हारा ओमेगा डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के जगह में, क्योंकि यही तुम्हारा
पिटेल या तो फुगेल, अभी जो भी बोलो वही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, फिजिकल टू म्यू एम जी लिख सकते हैं ना। तो एम ने एम को मारा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर फिजिकल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू जी आर। ठीक है, ये पहला इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या पता चलेगा कि हमें एक्स डिस्टेंस दूर इसको रखना है। ठीक है, जब एक्स डिस्टेंस दूर इसको रखोगे, मतलब इधर से जब एक्स डिस्टेंस दूर जाके इसको रखोगे, लेट्स से इधर पे, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस दूर जब रखोगे तो इसमें भी सेंटीपिटल फोर्स लगने वाला है कुछ अलग, क्योंकि रेडियस अलग है। तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स अभी आएगा वो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा इधर पे कितना है, ओमेगा को हाफ कर दिया था तब, तो एम ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा बाई टू स्क्वायर, और आर के जगह में एक्स लिख देता हूँ, वो एक्स हमें चाहिए। ठीक है, और ये तुम्हारा इसमें भी तो फ्रिक्शन ही लगेगा, वही फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि मोशन हो रहा है तो स्लिप हो रहा है, विल जस्ट स्लिप, मतलब लिमिटिंग लग रहा है, तो लिमिटिंग लग रहा है मतलब म्यू इधर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग बोला है ना, तो जस्ट हम लोग इसमें म्यू लगा सकते हैं। तो म्यू जी, इसमें भी म्यू लगा सकते हैं, इसमें भी स्लिप हो रहा है, इसमें भी स्लीपिंग क्वांटिटी, म्यू जी लगा रहे। और एम ओमेगा स्क्वायर म्यू जी, ये मतलब समझ आना, इसमें एक एम भी है, वो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर एम लगा देता हूँ मैं, ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा और एक्स आ जाएगा, एम ने एम को मारा। ठीक है, ये एम आएगा ना, म्यू एम जी होता है ना फ्रिक्शन, तो इस जगह से भी तुम्हारा म्यू जी जो आएगा वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई फोर इंटू एक्स। इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम इक्वल करते हो तो तुम्हारा आंसर आ गया। देखो, दोनों म्यू जी को बराबर कर दो, ओमेगा स्क्वायर आर आएगा एक में, और एक में कितना आ रहा है, एक में आ रहा है ओमेगा स्क्वायर बाई फोर, और साथ में एक एक्स आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू इधर पे दिया हुआ था, एक सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये एक सेंटीमीटर मैंने रख दिया आर के जगह में। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, और इधर पे वन बाई फोर, तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि वो सेंटीमीटर में बिठाया था तो डायरेक्ट आंसर सेंटीमीटर में आ गया मेरा एक्स का वैल्यू। तो ये थोड़ा सा अलग था, जिसमें तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, इसमें क्या तुम्हें सोचना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इज द रीजन, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन इज द रीजन फॉर सर्कुलर मोशन। इधर पे सर्कुलर मोशन का जो मेन इधर पे जो रीजन है वो है तुम्हारा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन है इसके वजह से, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वही तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर पे तुम्हारा क्या हो रहा है। तो मैंने बताया था तुम्हें कि सेंटीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वही सेंटीपिटल फोर्स हो। सेंटीफ्यूगल लिखो, सेंटीपिटल लिखो, तुम्हारा मर्जी। अगर तुम्हें बाहर से इसको सॉल्व करना है तो बाहर से लिख दो, क्या बाहर से तुम क्या करो, लिख दो, तब वो सेंटीपिटल हो जाएगा फोर्स। और अगर अंदर से लिखना है तो सेंटीफ्यूगल हो जाएगा, बट काम उसका सेम ही है। ठीक है, सिर्फ फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो आगे। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 7.5 Newton per meter and length 20 centimeter. The other end of the spring is fixed at a particular point A. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant velocity 5 radian per second about point A, then tension in the spring is. क्या क्वेश्चन है, स्मॉल ब्लॉक मास इतना इज टाइड टू अ स्प्रिंग। देखो, ये बता रहा है कि इधर पे देखो ए पॉइंट है, ए से एक एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए, जो कि फिक्स्ड है, और इसके अंदर हम लोग ने एक ब्लॉक रखा, जिसको हम लोग ने कितना 100 ग्राम का एक ब्लॉक है, जिसको हम लोग ने ऐसे टाई किया, टाइट करके इस बार इसका जो वो दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 7.5 न्यूटन पर मीटर, ये भी दिया हुआ है, और उसको हम लोग ने ऐसे हॉराइजेंटल प्लेन में, मतलब जो मैंने पहले दिखाया था तुम्हें, हॉराइजेंटल प्लेन में कैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैसे सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, इसका अब कैसे का कैसे। बट ये एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग है ना, ये जब तुम घुमाना स्टार्ट करोगे तो स्प्रिंग हमेशा इलोंगेट होता है। स्प्रिंग हमेशा क्या होगा, जब घुमाना स्टार्ट करोगे तो स्प्रिंग हमेशा इलोंगेट होगा।
स्प्रिंग हमेशा इलोंगेट होगा, इसलिए तो टेंशन निकालना है ना, इलोंगेट होगा इसलिए टेंशन निकालना है, नहीं तो टेंशन आता ही नहीं। वो अगर अपना जितना भी लेंथ है नेचुरल लेंथ में अगर घूमता, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होता है याद है कि नहीं, वो अगर अपना नेचुरल लेंथ में घूमता तो कभी क्या नहीं होता, इलोंगेट ही नहीं होता। ठीक है, अगर इलोंगेशन नहीं है तो अपना नेचुरल लेंथ में घूमता और टेंशन ही नहीं डेवलप होता। लेकिन जब इसको घुमाओगे ना तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट होने से उसमें क्या आएगा, एक टेंशन आएगा, वो टेंशन का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये इधर टेंशन का वैल्यू हमें निकालना है। तो मतलब जब इसको तुम माना स्टार्ट करोगे ना, ये थोड़ा सा इधर से लेंथ में लेट से एक्स इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया इसका लेंथ, लेट से एक्स लेंथ इसका इंक्रीज हो गया। अभी एक्चुअली बात ये होगा, ये इधर पे आ चुका है और ये तुम्हारा एक्चुअली मेन कहानी ये है कि इस बार ऐसे होगा तुम्हारा एक्चुअली, इस चीज को अगर देखना है तो डॉटेड डॉटेड दे सकते हो कि ये एक्चुअली होगा नहीं। मैं फिर भी अगर देखना है कि ऐसा होने वाला था ऐसा, तो अगर तुम अगर कुछ नहीं सोचोगे ऐसे ही तुम इसको सॉल्व कर दोगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, बट एक्चुअली क्या होगा, एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, और इलोंगेट होने के बाद ये ऐसे घूमेगा। तो हमें पता है कि स्प्रिंग अगर एक इलोंगेट होता है तो उसको हमेशा, स्प्रिंग अगर इलोंगेट हो रहा है तो उसको एक हमेशा इलोंगेट हुआ ना, इस डायरेक्शन में इलोंगेट हुआ तो फोर्स क्या लगेगा, हमेशा उसके डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ टू के एक्स। एक्स मतलब क्या था, याद है क्या, एक्स मतलब इलोंगेशन कितना हुआ, लेंथ ऑफ इलोंगेशन। तो इलोंगेशन इधर पे मैंने एक्स माना है, ठीक है, एक्स माना है। एक्स अगर इलोंगेशन होगा तो एफ एक्स इतना लगेगा, तो खत्म। ये जो के एक्स है, ये जो एफ इक्वल टू के एक्स है, वो सेंटर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड सेंटर लग रहा है। देखो तुम घुमा रहे हो ना टुवर्ड सेंटर, तुम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, तो ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, जहां पे भी तुम घुमा रहे हो सेंटर की तरफ लग रहा है। और ये जो सेंटर की तरफ लग रहा है तो मतलब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो जाएगा। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, पहले फ्रिक्शन था, अभी ये है हमारा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब इसको ही हम लोग एम वी स्क्वायर बाई आर से मतलब क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और यही आ जाएगा तुम्हारा के। ठीक ना, एम वी स्क्वायर बाई आर से हम लोग लेंथ वगैरह दिया है क्या, ये तो नेचुरल लेंथ दिया हुआ है, के एक्स इक्वल तब हो गया हमें। ये x मतलब यही होता है कि इलोंगेशन कितना हुआ है, इसलिए x लिखा, नहीं तो कोई कोई l प्लस एक्स लिख देता है तो गलत हो जाएगा वो। हमें तो इलोंगेशन लिखना चाहिए था। तो फोर्स में जो x लिखते हो इलोंगेशन होता है। और तुम्हारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो इसको एम वी स्क्वायर ना लिख के एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख देते। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू के एक्स लिख देते। क्या ये के एक्स से तो हमारा टेंशन होगा ना। ठीक है, ये जो स्प्रिंग फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, अगर इधर पे एक थ्रेड मान लेते हो, क्योंकि ये आइडियल है, इसमें अगर थ्रेड मान लोगे ना तो यही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा ना, यही टेंशन है तुम्हारा, वही तुम्हारा टेंशन हो जाएगा। तो एक्स को अभी उस साइड रखते, चलो इसको लिखते, तो एम के जगह में 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 100 × 10⁻³ आ जाएगा, केजी में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है, 5 रेडियन पर सेकेंड, 5। तो आर, आर इसमें कितना हो जाएगा, आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा एल, एल इधर पे दिया हुआ था तुम्हारे पास 20 प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया, एम के जगह एम का वैल्यू बिठाया, के जगह में एम का वैल्यू बिठाया, ओमेगा के जगह में ओमेगा बिठाया, ओमेगा 5 दिया था तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। आर के जगह में 20 प्लस एक्स, क्योंकि ये 20 हो जाएगा और साथ में ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस एक्स, याद रखना इधर पे एक्स जो भी आ रहा है वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में बिठा रहे हैं ना हम लोग, सेंटीमीटर में अगर करना है तो सेंटीमीटर में करो, या तो डायरेक्ट 0.2 बिठा दो, प्लस एक्स बिठा दो। ठीक है, समझ आया, ये इधर पे यही समझना था कि जो रेडियस जो होगा ना, जो रेडियस होगा वो पूरा हमारा इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गलती नहीं। तो ये रेडियस अगर तुम ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। सर जैसे अभी कितना आ जाएगा आंसर बताओ, इधर से इसको सॉल्व करो, इधर से इसको सॉल्व करने से ये 25 आएगा, ये 25 आ रहा है, और इस जगह पे एक मिल जाएगा हमें 2.5 मिल जाएगा, और इसमें पॉइंट इतना मिल जाएगा, और 2.5 मिल जाएगा, क्योंकि इधर -3 है तो इसको 2 हट जाएगा, 0.1 आ जाएगा, तो ये 2.5 आ जाएगा, और 0.5 और इंटू एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास कितना है, के एक्स है ना, तो के का वैल्यू हमें पता है 7.5, और एक्स इधर पे 7.5 एक्स हमारे पास। इधर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू इधर से 5x आ जाएगा, और यहाँ से हमें पता चलेगा 5 आना है, 0.5 आ जाएगा।
0.5 इधर पे आ रहा है 0.5, देखो 0.5 आ रहा है, और इसको उस साइड लेके जाओ तो 5x आ रहा है। x का वैल्यू जो भी आ रहा है वो आ रहा है 0.5 बाई 5 आ रहा है, 0.1 आ रहा है। x का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है, भी ऐसा यूनिट में आ रहा है, ठीक है। हमें तो टेंशन चाहिए था, टेंशन मैंने बताया था कि एफ एक्स जो होगा वही तो टेंशन होगा, ठीक है। इसको अगर एक रोप से अगर तुमने इसको रिप्लेस कर दिया तो जो तुम्हारा एफ एक्स इधर पे के एक्स आ रहा है वही तुम्हारा क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो इसलिए टेंशन हमें चाहिए था, तो टेंशन ही आएगा हमारा के इंटू एक्स। के का वैल्यू बताओ 7.5, एक्स का वैल्यू बताओ 0.75 लिख लेते, 0.75 इंटू 0.75 था, के का वैल्यू 7.5 इंटू ये आता है तुम्हारा 0.1, तो ये आ गया 0.75 तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 0.75 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है इसलिए। तो इधर पे जो स्प्रिंग फोर्स था यही तुम्हारा क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, ठीक है। ऐसे ही लास्ट उसमें अगर देखोगे तो फ्रिक्शन था, वैसे ही तुम अगर ऐसे घुमाते, इसको ही घुमाते अगर ना, तो तुम्हारे पास क्या आता, तुम्हारे पास टेंशन आता। बट ये जो स्प्रिंग फोर्स है यही टेंशन है, आइडियली तो है। तो अगर आइडियल स्प्रिंग मानोगे तो ये टेंशन के बराबर भी तुम्हारा क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, और कुछ भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट लेक्चर देखने जरूर आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में पीवाईक्यू के साथ साथ जो ऑफलाइन शीट्स है उनका भी क्वेश्चंस तुम्हें मैं करवाऊंगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और रेडियस ऑफ कर्वेचर शायद है, उसको हम लोग कर लेंगे, और बाकी तो कुछ बचा नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जाएंगे डायनामिक्स में, यहाँ पे मजा आएगा, कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे। तो इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, क्वेश्चंस करना है सॉल्व, और जो भी समझ नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।